हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सिलेबस को कवर करेंगे, यानी कि एमए फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्ट फैकल्टी हिंदी डॉक्यूमेंट, ये टोटल पीडीएफ जो है बीए एमए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर सारे सेमेस्टर का ये पीडीएफ है हिंदी विभाग का। इसको आज हम ओपन करते हैं ड्राइव में और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की फैकल्टी जो है उसके सारे विभागों के बारे में इसमें दिया गया है। सब प्रोफेसरों के नाम हैं। आप इसको स्क्रॉल करते जाइए, धीरे धीरे आपको सारे विभागों के, हिंदी विभाग के सभी प्रोफेसरों के नाम, उनके द्वारा बनाए गए जिन्होंने इस सिलेबस को बनाया है, सबके नाम इसमें दिए जा रहे हैं। स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम बनाने वालों में आप देख सकते हैं प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी संयोजक, ये सारे लोगों ने इस सिलेबस को बनाया है हिंदी विभाग के। ये स्पेशली गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए ही है। तो आइए अब हम इसमें पीजी का कवर करते हैं। बीए का मैं अलग से वीडियो दे दूँगा। बीए वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। एमए वाले बच्चे जो हैं वो अपना सिलेबस देख लेंगे इस पूरे वीडियो में। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों ही को आज कवर करेंगे हम। बीए सिस्टम सेमेस्टर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू है। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस यहाँ से शुरू है। इसको हम एक एक करके इसी में समझाना पड़ेगा, क्योंकि अलग से कोई इसका सिलेबस अवेलेबल नहीं है कि आपको अलग से मिले। ये जैसा कि इन लोगों ने बनाया है, हाथ से ही लिखा हुआ है, इसी को ही हमको समझना पड़ेगा। पूरा धीरे धीरे करके समझाएंगे। आधे घंटे के वीडियो में दोनों ही सिलेबस को हम लोग देख लेंगे। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर अब एडमिशन चालू हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसलिए बच्चों की डिमांड पर सेकेंड सेमेस्टर को ही पहले हम कवर करेंगे। या पहले फर्स्ट को देख लेते हैं, फिर सेकेंड को पूरा कवर करेंगे, ताकि जो पहले सेमेस्टर का सिलेबस है उसको भी बच्चे पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़े हैं तो वो कैसे उनको कवर करते हुए सेकेंड सेमेस्टर को भी कवर करें। तो दोनों सेमेस्टर को इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पेपर का नाम है लोक साहित्य के सिद्धांत एवं भोजपुरी साहित्य। इसका कोड है एमए का FHND 501। आप देख पा रहे हैं FHND 501 ये कोड है। इस कोड के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। 501 पहला कोड जो है पहले पेपर का। अब इसमें क्या क्या है इसको देखते हैं। लोक साहित्य, अर्थ एवं स्वरूप, यानी कि इसमें आपको फर्स्ट पेपर में लोक साहित्य को पढ़ना है। ये हिंदी से बिल्कुल अलग है, हिंदी भाषा का ही एक पार्ट है, लेकिन ये लोक साहित्य, लोक का मतलब होता है कि जो साहित्यिक भाषा होती है, प्रामाणिक भाषा होती है, उससे अलग जो समाज में एक भाषा चलती है उसको हम लोग लोक साहित्य के रूप में जानते हैं। तो लोक साहित्य को अच्छे से समझेंगे इसमें। लोक साहित्य का अर्थ एवं स्वरूप, यानी कि साहित्यिक भाषा से अलग जो समाज में कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जो अपने आप में कुछ न कुछ साहित्यिक चीज़ें लेकर के चलती हैं, उनको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। लोक साहित्य का अर्थ इसीलिए दिया गया है कि आप लोक साहित्य को समझें कि लोक साहित्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है। इस पेपर में इसकी परिभाषा, इसका महत्व, जनसाधारण, इसकी अवधारणा और महत्व, ये दोनों चीज़ें हैं। अर्थ, परिभाषा, अवधारणा और महत्व, ये पूरा इसमें है। लोक साहित्य का स्वरूप इसमें आपको समझना है। इसके बाद देखिए शिष्ट साहित्य का अर्थ, वही जो साहित्यिक भाषा होती है उसको हम लोग शिष्ट भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत काल में संस्कृत शिष्ट भाषा थी, पाली काल में पाली शिष्ट भाषा थी, वैसे ही हिंदी साहित्य आज के समय में शिष्ट भाषा के रूप में चलती है, साहित्यिक भाषा के रूप में चलती है। तो शिष्ट भाषा जिसका स्वरूप लिखित रूप से शुद्ध होता है, इसका अर्थ स्वरूप इसमें हम लोग कवर करेंगे।
इसके बाद लोक साहित्य का इसमें पहला पेपर है। लोक साहित्य के रूप में आप देखिए कि किस भाषा को पढ़ना है, तो भोजपुरी जो हमारी लोक भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, भोजपुरी, इसको पूरी तरह से समझना है। भोजपुरी भाषा का नामकरण कैसे हुआ, इसका क्षेत्र, विशेषताएं, लोक साहित्य, इसका पूरा मतलब भोजपुरी भाषा को इसमें कवर करना है। भोजपुरी यूजीसी नेट में इसका कोई बहुत खास महत्व नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको केवल एमए के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, नेट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पूरा पेपर ही इसमें भोजपुरी से है। भोजपुरी नाटक, कहानियाँ कुछ इसमें आपको दिए हैं। अब भोजपुरी नाटकों में कौन कौन से आपके सिलेबस में है उसको देख करके इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो पेपर है ये केवल आपके एमए के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के। नेट के दृष्टिकोण से इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। नेट के लिए इसमें नेट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। केवल आपको इस पेपर को जानना है कि लोक साहित्य में आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए इस किताब को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी, सिलेबस को समझने या पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है या किस किस किताबों से इसको हम पढ़ेंगे, तो लोक साहित्य को समझने के लिए जो नीचे आपको किताबें दी गई हैं इसको संदर्भ ग्रंथ सूची के नाम से जाना जाता है। जिन जिन किताबों से इसको पढ़ा जा सकता है उन किताबों के नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं। 9 किताबें दी गई हैं। ये सारी किताबें आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी, या तो हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा, जो नागरिक प्रचारणी की संस्थाएं हैं वहाँ पे मिल सकती हैं, नहीं तो फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, या तो फिर ऑनलाइन आप इसमें से कोई भी टॉपिक किसी भी किताब का गूगल पे सर्च करके नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों को सर्च करना पड़ेगा। कौन कौन सी किताबें हैं इसमें देख लीजिए। लोक साहित्य की भूमिका, साहित्य भवन पब्लिकेशन, प्रयागराज। तो लोक साहित्य की भूमिका ये किताब है कृष्णदेव उपाध्याय की। इस किताब के माध्यम से आप लोक साहित्य को समझ सकते हैं। इसके अलावा श्री राम शर्मा की किताब है सिद्धांत और प्रयोग, इसके आधार से आप लोक साहित्य को समझ सकते हैं। ये सारे किताबें हैं भोजपुरी से संबंधित। यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अदरवाइज एमए के लिए आप इसको थोड़ा बहुत कवर करके पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, हर जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं से भी, तो थोड़ा बहुत जानकारी इसमें आपको चाहिए। नेट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पेपर कंप्लीट। एमए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। बीए छठवां सेमेस्टर में, 5वां सेमेस्टर में भी इसको दिया गया है। सेकेंड पेपर जो आपका भारतीय काव्य शास्त्र है, यह पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को ही समझकर आप हायर एजुकेशन में अच्छे से जा सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र हिंदी से संबंधित नहीं है, पूरी तरह से संस्कृत साहित्य से संबंधित है। भारतीय आचार्यों ने काव्य को समझने के लिए, उसको समझाने के लिए बहुत सारे गहन अध्ययन किए हैं। उनके आधार पर काव्य को परिभाषित किया है, काव्य के लक्षण दिए हैं, काव्य से होने वाले प्रयोजनों, काव्य हेतु आदि की चर्चाएं की हैं। तो ये पूरा संस्कृत के आचार्यों पर आधारित है। इन आचार्यों के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, हायर एजुकेशन में आपकी नॉलेज बहुत कम रह जाएगी। तो इस पेपर को विशेष रूप से पढ़ना है। यूजीसी नेट में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। एमए की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। तो चलिए इसमें देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र पेपर का नाम है, कोड है FHND 502। इसमें जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसको देखिए एक एक करके। पहला यूनिट में है काव्य का लक्षण। काव्य का लक्षण भारतीय आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य के लक्षण, महाकाव्य के लक्षण, काव्य गुण और काव्य दोष। इसके अलावा नाटक के भेद, तत्व, अर्थ, प्रकृति, संकलन, यानी नाटक के भेद को आपको पढ़ना है, नाटक को समझना है। इसके बाद
काव्य के विविध संप्रदाय, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका यूनिट है। जो जितने भी संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय। इन 6 संप्रदायों को याद करिए ध्यान से। काव्य के लक्षण के संबंध में ये 6 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, यानी कि काव्य किसे कहते हैं, इस संदर्भ में जो 6 सिद्धांत आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि काव्य रस में होता है, रस जिसमें है वही काव्य है। कुछ भारतीय आचार्य मानते हैं कि जिसमें अलंकार हो वही काव्य है, काव्य की आत्मा अलंकार है। तीसरे प्रकार में ध्वनिवादी आचार्य आते हैं, आनंदवर्धन। रस, अलंकार, ध्वनि के बाद चौथा है रीति संप्रदाय। रीति के अलावा वक्रोक्ति और औचित्य, ये 6 संप्रदाय हैं। एक एक करके एक एक वीडियो में इसको कवर करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। भरत, भामा, दंडी, उद्भट, मम्मट, बहुत सारे भारतीय आचार्य हैं। इन आचार्यों के नाम, उनके किताबों के नाम सब आपको नेट में पूछे जाते हैं और बाई डेट पूछे जाते हैं, यानी कि डेट भी आपको इनके याद करने पड़ेंगे। सन कब की, किस कौन से आचार्य ने किस समय लिखा, इनकी किताब का नाम क्या था। इन्होंने संस्कृत भाषा में सारे काव्य शास्त्र लिखे हैं। तो उनके कुछ श्लोक हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, काव्य लक्षण से संबंधित, काव्य की परिभाषा से संबंधित, काव्य प्रयोजन से संबंधित, काव्य गुण से संबंधित। तो संस्कृत के 1-2 छोटे छोटे श्लोक होते हैं, उनको आपको याद करने पड़ेंगे। याद नहीं भी होता है तो कम से कम आप उसको पहचान सकें, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप उसको पहचान सकें कि कौन सी परिभाषा किस आचार्य ने दी है, किस किताब में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन किताबों से हम इसको पढ़ सकते हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको जो किताबें हैं वह यहाँ पे नाम दिए गए हैं। गूगल पे आप इनसे आप सर्च करके निकाल सकते हैं, या तो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। इसमें आपको रस का स्वरूप, रस के अवयव, रस के भेद, रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण, ये सारे सिद्धांत हैं। रस के अवयव सब, ये सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। एक एक करके एक एक वीडियो में हमको इसको क्लियर करना पड़ेगा। रस अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि बड़ी अवधारणा है। तो रस की अवधारणा को समझने के लिए आपको पूरा रस सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, भरत मुनि का। एक वीडियो इसमें कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सिलेबस देखते हैं। अगला जो पेपर है FHND 503, FHND 503 अस्मिता विमर्श और हिंदी साहित्य। अस्मिता की अवधारणा, अस्मिता विमर्श की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अस्मिता यानी कि पहचान से संबंधित ये पेपर है। एक अपने प्रकार में एक अलग से ये पेपर है, इसको बनाया गया है कि आप इसमें अस्मिता की अवधारणा को समझें, इसकी ऐतिहासिकता को। दलित साहित्य में आपके इसमें आते हैं सारे, देखिए ठाकुर का कुआं, ये दलित साहित्य में सब आते हैं। दलित साहित्य अपने आप में एक साहित्यिक अवधारणा है जिसको आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक एक पेपर में इसको कवर करेंगे। नेट के दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी आपको बहुत कम ही पढ़ना है, केवल कुछ कहानी और किताबों के नाम वगैरह याद करने हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम आपको याद करना है। यूजीसी नेट की दृष्टि से इसमें जितने कहानियाँ हैं वो सब के रचयिता, लेखकों के नाम, ये सब आपको याद करने हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको नेट में नहीं आता है। नेट की दृष्टि से जो इसको देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बाद में इसको हम बताएंगे किस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेट की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर नहीं है। चलिए अगला पेपर देखते हैं। अगला जो पेपर है आपका वो है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य, दो अवधारणाएं आती हैं हिंदी साहित्य में।
तो भारतीय साहित्य की अवधारणा को इसमें समझना है। भारतीय साहित्य की अवधारणा, स्वरूप एवं विशेषताएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की संकल्पना, भक्ति आंदोलन, यानी भारतीय साहित्य में भक्ति आंदोलन का दार्शनिक आधार, भक्ति आंदोलन क्यों आया भारत में, प्रमुख भक्त कवियों, काव्य साहित्य, सामान्य परिचय, कुछ क्षेत्रीय साहित्यों के साहित्यकारों के नाम भी हैं इसमें। तो भारतीय हिंदी साहित्य के शुरुआती जो कवि हैं हिंदी साहित्य के, उनका इसमें परिचय दिया गया है। ज़्यादातर वही हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय कथा साहित्य में आपको कुछ उपन्यास क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए हैं। जैसे पन्ना लाल पटेल का गुजराती भाषा में एक उपन्यास है। इनको गुजराती भाषा के संदर्भ में इनको पढ़ना है। तो ये भी आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। एमए की दृष्टि से ये आपके सिलेबस में दिया गया है पढ़ने के लिए। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा इसमें से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। इस सिलेबस को पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताबें हैं यहाँ नीचे दिया गया है संदर्भ ग्रंथ में। इसके लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आधुनिक भारतीय साहित्य की भूमिका। नगेंद्र की किताब है भारतीय वाङ्मय। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें थोड़ा बहुत आपको इसके परिचय मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो 5वां पेपर है एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है वैकल्पिक, यानी ऑप्शनल है। इसमें आपको 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको कोई एक पढ़ना होता है। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर लोग हिंदी पत्रकारिता को प्रीफर करते हैं, पढ़ाते हैं। हिंदी पत्रकारिता आप समझते ही हैं, न्यूज़पेपर बनाने की प्रक्रिया हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। कैसे हिंदी पत्रकारिता का जन्म कब से हुआ, उद्भव एवं विकास इसका, पत्रकारिता के प्रकार, विविध आयाम, पत्रकारिता का इतिहास, नवजागरण कालीन समय में पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार के माध्यम, यानी कि पत्रकारिता के द्वारा या अन्य माध्यमों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं, कौन कौन से माध्यम होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि, ये सारी चीज़ें हैं। लगभग आप सब जानते हैं इस सब के बारे में, इसको बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी कुछ किताबें हैं। कौन कौन सी किताबें हैं आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी किताबें हैं। इन सब किताबों के माध्यम से आप इसको कवर कर सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिल्ली से प्रकाशित होती है, अर्जुन तिवारी की किताब है। इन किताबों के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, या तो फिर आप इन पीडीएफों से नोट्स बना करके आप लिख सकते हैं हिंदी पत्रकारिता के बारे में। बहुत ज़्यादा इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं इन किताबों से कि क्या है। मेन चीज़ है कि आप इसको समझें कि हिंदी पत्रकारिता क्या है, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी पत्रिकाएँ शुरू में लिखी गई, किन किन लोगों ने हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलना है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड वैकल्पिक पेपर है, सिनेमा का इतिहास। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते नहीं हैं, इसलिए इसको कोई पढ़ाता भी नहीं यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट पेपर है आपका प्रवासी साहित्य की अवधारणा। ये भी ऑप्शनल पेपर है, आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए, तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर सिलेबस कवर करेंगे। तो जो बच्चे हिंदी सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं वो बच्चे अपना सिलेबस यहाँ से कवर करें।
यहाँ से अब हम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। ग्रुप में भी दे दिया जाएगा, यदि किसी को चाहिए होगा तो व्हाट्सअप करके हमसे अपना सिलेबस ले सकता है। एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर है हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। आप देख सकते हैं पेपर का नाम है हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। इसका कोड है HND 508। यहाँ से ये पेपर शुरू होता है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है एक एक करके आप यूनिट देख सकते हैं। ये सारे यूनिट बनाए गए हैं 1 2 3 4 5 यूनिट बनाए गए हैं। इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, किन किन किताबों से इसको पढ़ना है, ये सारा नीचे दिया गया है। चलिए तो यूनिट में देखते हैं क्या क्या है। पहले यूनिट में है मौखिक एवं लिखित भाषा स्वरूप परस्पर समृद्धता एवं अंतर, भाषा की प्रकृति, हिंदी नाम अर्थ मीमांसा, उद्भव एवं विकास, यानी हिंदी का उद्भव, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास को आपको इसमें पढ़ना है। बार बार इसी को पढ़ाया जाता है। BA सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में भी है ये। तो भाषा की प्रकृति को समझना है ना, इसके अर्थ मीमांसा यानी हिंदी शब्द के अर्थ को समझना है, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास को समझना है, हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं, ये सारे चीज़ों को आपको इसमें कवर करना है। इसके बाद मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, संपर्क भाषा किसे कहते हैं। जब दो भाषाई आपस में मिलकर के किसी तीसरी भाषा से में बात करते हैं तो उसको संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे कोई गुजराती और बंगाली मिलते हैं और आपस में बात करते हैं तो वो तीसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, या तो इंग्लिश की भाषा या इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो ये यहाँ पे ये तीसरी जो भाषा है उसी को संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत में प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वैज्ञानिकता, यानी कि हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता, कंप्यूटर में आज देख रहे हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। तो यह कितना वैज्ञानिक है लिखने में या कंप्यूटर में या फिर छपने में। इसकी तकनीकी भाषा के रूप में कितना यह सफल है, इसकी विशेषताएं आपको जाननी है, समझनी है, पढ़नी है। इसके अलावा द्विभाषिकता, यानी कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है हिंदी भाषा में, इसको भी आपको इसी पेपर में जानना है और पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आप देखिए कि हिंदी की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि इसका उच्चारण क ख ग घ अंग आदि, वर्ण इसमें कौन कौन से हैं, अक्षर कौन कौन से हैं, स्वरूप और अंतर, इसके स्वरूप को आपको समझना है। क्योंकि ये MA है, मास्टर डिग्री है, तो आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, बारीकी से ही आपको इसको पूरा कवर करना पड़ेगा। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, ये आपको किताब में आसानी से मिल जाएगा। हिंदी ध्वनियों के अनेक वर्गीकरण किए गए हैं, कंठ के आधार पर, तालव्य क्या, तो ये आप इसमें आपको सारा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन से, तो ये ध्वनियों के वर्गीकरण को आपको इसमें पूरा समझना है। कौन सी ध्वनि किस शरीर के गले के किस पार्ट से उसका उच्चारण होता है, ये आदि इसमें आपको पढ़ना है। चलिए जब सिलेबस आगे बढ़ेगा तो इसको हम पढ़ाएंगे तब उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी बस सिलेबस समझिए कि आपको क्या क्या चीज़ें MA में दी गई हैं। शब्द का अर्थ एवं वर्गीकरण, वर्ण से शब्द बनते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की परिभाषा, उसका अर्थ, जब तक कोई भी शब्द अर्थ न दे तब तक वह शब्द नहीं है। तो शब्द कैसे बनते हैं इसको आपको इसमें समझना है, शब्द किसे कहते हैं। हिंदी की शब्द संपदा, यानी कि हिंदी के शब्दों की संपदा कितनी, यानी कि हिंदी जो है इसके जो शब्द हैं वो किन किन भाषाओं के शब्द जो हैं हिंदी में समाहित हैं उसको भी समझना है। आप जानते हैं कि उर्दू फारसी के शब्द भी हिंदी के अपने शब्द हैं। तो हिंदी की शब्द संपदा को समझना है, इसमें अंग्रेजी के भी शब्द शामिल हो जाते हैं, मराठी गुजराती शब्द भी हिंदी के अपने शब्द बन जाते हैं। तो कैसे शब्द इसमें समाहित हैं उसको समझना है। हिंदी के उपसर्ग, प्रत्यय, वचन एवं लिंग,
हिंदी में उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग जो पहले लगते हैं, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। इसमें वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके अलावा लिंग भी हिंदी में 3 होते हैं। संस्कृत का ही पूरा व्याकरण है इसका, यानी कि आपको व्याकरण इसमें थोड़ा सा पढ़ना है। हिंदी का व्याकरण आपको इसमें पढ़ना है। व्याकरण 12 तक ही पढ़ाया जाता है, लेकिन एमए में आपको थोड़ा सा व्याकरण दिया गया है पढ़ने के लिए, तो इस पेपर में आपको हिंदी व्याकरण भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो इसी में एक और पार्ट दिया गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी, यानी हिंदी का प्रयोग व्यावसायिक रूप से कहाँ कहाँ होता है। प्रयोजन किसी उद्देश्य के माध्यम से, यानी पत्र लेखन के व्यवहार के रूप में हिंदी का प्रयोग कहाँ का, कार्यालयी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, इसकी प्रयुक्तियाँ, यानी कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। व्यवहार क्षेत्र, कार्यालय में हिंदी, हिंदी विविध क्षेत्र में, इसके सारे, इसमें जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, यानी हिंदी का जो व्यावसायिक स्वरूप है उसको आपको इसमें समझना है। कार्यालयी हिंदी एक अलग खंड है इसमें। संविधान में हिंदी भाषा का स्थान, उसका महत्व, ये आदि आप सिलेबस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित हैं। यूजीसी नेट में इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया है, हिंदी की भाषाएं कौन कौन सी हैं, इसकी उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, सब संविधान के रूप में, संविधान में इसको कैसे रखा गया है उसको आपको इसमें पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न पत्र है, यह देखिए विशेष रूप से आप लोग के लिए नई चीज़ है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इसका कोड है FHND 509, पुराना कोड है 409, नया कोड है 509। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र क्या है, इसकी अवधारणा को पहले समझिए। भारतीय साहित्य शास्त्र के अंतर्गत हम लोग भारत के अंदर किए गए शोधों, काव्य किसे कहते हैं आदि को समझते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम भारत के बाहर, यानी यूरोपीय साहित्य को समझते हैं। यूरोप में काव्य की अवधारणाएं क्या क्या है, यूरोपियों ने, यानी अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों, जर्मनी, इटली, जो विदेशी यूरोपीय देश हैं, उन लोगों ने भी काव्य के संदर्भ में अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। काव्य किसे कहते हैं, काव्य के लक्षण क्या, इस संदर्भ में उन्होंने काव्य को जो परिभाषाएं दी हैं, उसके संदर्भ में जो सिद्धांत प्रचलित रहे या प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उसको हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। पाश्चात्य का मतलब पश्चिम के देशों में काव्य के संबंध में जो अवधारणाएं हैं उसे हम इसमें समझते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं इसको हम देखते जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं इसमें है इस पेपर में, पर जितना है वो पर्याप्त है। देखिए इसमें पहला कौन सा है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु को सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, जिसने काव्य संबंधी अपने अनुकरण सिद्धांत प्रस्तुत किए। अनुकरण सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसकी व्याख्याएं बहुत बड़ी हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, एक क्लास पूरा अनुकरण सिद्धांत पे बनेगा। इसी का एक और सिद्धांत है विरेचन सिद्धांत, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा त्रासदी है, उपन्यास के संदर्भ में इसको पढ़ाया जाता है। त्रासदी का अर्थ, इसकी परिभाषा, इस त्रासदी का अर्थ उपन्यास के संदर्भ में आपको समझाया जाएगा। इसके बाद तीसरी शताब्दी के लॉन्जाइनस हैं, जिन्होंने उदात्त संबंधी अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। काव्य संबंधित उदात्तवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है। उदात्त का क्या मतलब है, इन्होंने जो निबंध लिखा है उसके आधार पर इनके सिद्धांत को आपको पढ़ना है। लॉन्जाइनस का उदात्तवाद आपको याद भी रखना है, नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए ये सारे इसमें से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं और आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगे, आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आपको इस पेपर में पढ़ना है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं इनको देखिए। शास्त्रवाद, नव शास्त्रवाद,
स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद। तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत हैं। इसके अलावा नीचे आप देखिए कुछ और सिद्धांत हैं। मार्क्सवादी, सौंदर्य शास्त्र, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। तो ये काव्य संबंधी जो अवधारणाएं हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, उन्हीं को इसमें समझना है। वाद का मतलब है विचारधाराएं, और इसमें कौन कौन सी विचारधाराएं हैं इसमें आपके सब जोड़ जोड़ के दिया गया। जैसे शास्त्रवाद, यानी कि काव्य संबंधी प्राचीन जो विचारक थे, उनके जो सिद्धांत थे उसको शास्त्रवाद के नाम से जानते हैं। नवशास्त्रवाद, यानी कि जो नए विचारक हुए, उन्होंने जो विचार काव्य के संबंध में दिए उसे नवशास्त्रवाद के नाम से। स्वच्छंदतावाद, यानी जिन लोगों ने शास्त्रवाद को नकार दिया, काव्य संबंधी स्वच्छंद रूप का प्रयोग किया, उन्हें स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। यथार्थवाद, जिसको रियलिज्म के नाम से जानते हैं, यथार्थ सच्चाई। तो जिन लोगों ने यथार्थवाद को प्रतिपादित किया, उसको इस बात को समझना है कि यथार्थ का मतलब क्या है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये सारे सिद्धांत हैं, इसको आपको समझना है। मार्क्सवादी सिद्धांत, इसको आपको समझना है। अस्तित्ववादी सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद समाजशास्त्र का विषय है, पर काव्य के क्षेत्र में भी इसे लाया गया है। मनोविश्लेषणवादी फ्रायड को आप जानते होंगे, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद के आधार पे अपने समाजशास्त्रीय विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं के आधार पर ये साहित्य में आ गया। इसको भी आपको इस पेपर में कवर करना है, एक एक करके, एक एक वाद को एक एक क्लास में कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद की अवधारणा आपको पढ़नी पड़ेगी पूरा विस्तार से। इसके अलावा इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत इसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर इसको एक एक करके समझाते हैं। परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, टी.एस. एलियट का संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत का मतलब होता है विचार। जब कोई विचार अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि उसे सब लोग स्वीकार करें या मानने पर विवश हो जाएं, उसी को हम इसमें सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। तो क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद अपने आप में एक स्वीकार्य सिद्धांत है। एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी अपने आप में स्वीकार्य सिद्धांत है, इसको लोगों ने माना है। निर्वैयक्तिकता काव्य में क्या है, इसको समझने के लिए इस सिद्धांत को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नई समीक्षा की मान्यताएं, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकता, ये सभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवियों ने, विचारकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, मान्यताएं दी हैं। उन्हीं के आधार पे इसको आपको समझना है। किस किस ने इस यूजीसी नेट की दृष्टि से देखा जाए तो आपको इसमें किन किन विचारकों ने इसे शुरू किया, या कौन सा विचारक किस वाद में आता है, यानी मनोविश्लेषणवादी विचारक कौन से हैं, यथार्थवादी कौन से हैं, स्वच्छंदतावादी कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया, इसकी किताब का नाम कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करनी होती हैं। इसके लिए आप कौन कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, तो नीचे आपके ये संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है। इन 4 किताबों के आधार पे आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी किताबें आती हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए। चलिए नेक्स्ट, अगला जो पेपर है आपका हिंदी कहानी। एमए सेकेंड सेमेस्टर में जो अगला पेपर है, उस पेपर का नाम है हिंदी कहानी, यानी कि पूरा कहानी का A to Z, शुरू से अंत तक कहानी के विकास को आपको इसमें पढ़ना है। चूँकि ये एमए है, मास्टर डिग्री है, अब यह आपको पूरी तरीके से समझना है कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वह शुरू से अंत तक कवर करना है। भले ही आप उसको शुरू में पढ़े हों हाई स्कूल इंटर में, लेकिन अब आपको एमए में
एक एक चीज़ के विकास को, पूरे उसके विकास को शुरू से अंत तक पढ़ना है। और कुछ कहानियाँ भी दी जाती हैं जिसके आधार पे आप उस काल को समझ सकें, उस युग को समझ सकें, ताकि आप पूरे तरीके से समझ सकें कि कैसे कैसे कहानियाँ अपने एक एक युग में कैसे बदलती गई आगे नई कहानियों तक। तो एक एक खंड के द्वारा आपको उसको पूरा का पूरा कवर करना है। चलिए देखते हैं यूनिट के हिसाब से। फर्स्ट यूनिट में क्या है? कहानी स्वरूप एवं विशेषताएं, कहानी की विकास यात्रा, यानी कि कहानी का स्वरूप एवं विशेषताएं। कहानी किसे कहते हैं, कहानियों के विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके अलावा कहानी की विकास यात्रा, यानी पहली कहानी कब से लिखी गई, किसे मानी जाती है, वही जो आप हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े हैं, फिर से आपको रिवाइज कराया जा रहा है। यानी कि अब आपको पूरी तरीके से इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। आप इसमें से कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते मास्टर डिग्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के बदलते स्वरूप, आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आलोचक इसमें कौन कौन से हैं, उनकी आलोचनाएं कौन कौन सी, यानी कहानी के संदर्भ में कौन कौन सी आलोचनाएं, ये सारा आपको इसमें कवर करना है। इसके बाद आपको कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, उनको रखा गया है और उनकी आपको व्याख्याएं करनी है, ताकि आप हिंदी की किसी भी कहानी की व्याख्या कर सकें। इसके लिए आपको दिया गया है, देखिए कौन कौन सी कहानियाँ हैं। पहली जो कहानी है वो है उसने कहा था। आप देख सकते हैं दूसरे यूनिट में, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है। इसके बाद आपको जो दूसरी कहानी दी गई है वो है कफन, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा। ये तीन कहानियाँ आपको शुरू में ही देखने को मिल रही हैं। इन कहानियों के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, इन कहानियों के आधार पे आप कहानी को कैसे समझेंगे, इसके लिए आपको नीचे उसकी पूरी व्याख्या दी जा रही है, कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कहानी की व्याख्या तो पूरा पढ़ना है, यानी एक कहानी के एक एक खंड के को आपको व्याख्या के साथ पढ़ना है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद कहानी की केंद्रीय संवेदना, यानी कि पूरी कहानी में क्या कहना चाहता है लेखक, इसको आपको समझना है, इसकी संवेदना। इसके बाद कथ्य और शिल्प, यानी कि इसमें मटेरियल क्या उठाया गया है, उसने कहा था में क्या कथ्य है, यानी कि उसकी कहानी क्या है, वो किस चीज़ पे लिखी गई है कहानी, प्रेम पे लिखी गई है या फिर गरीबी पे लिखी गई है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, ये जो सामाजिक चीज़ें होती हैं किस चीज़ पे लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझना है कि कहानी किस चीज़ पे लिखी गई है। इसके बाद इसका शिल्प कैसा है, कहानी कला की दृष्टि से यह कितना श्रेष्ठ है। कहानी कला की दृष्टि में हम जब मूल्यांकन करते हैं तो कहानी के जो जितने भी उसकी विशेषताएं हैं वो सब इसमें हम लोग शिल्प के थ्रू देखते हैं। कहानी के पात्र कितने हैं, कैसे हैं, उनके चरित्र कैसे हैं, कथानक कैसा है, उसमें जो संवाद है वो कैसे हैं, और भाषा शैली कैसी है। कहानी की भाषा शैली ही उसकी विशेषता होती है। तो कहानी को पढ़ते समय उसकी भाषा शैली को भी आपको देखना और समझना होता है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर मूल्यांकन, ये आपको अपने बुद्धि विवेक से ही करना है। अब आप मास्टर डिग्री ले रहे हैं तो आपको कहानियों का मूल्यांकन करना आना चाहिए। तो इसीलिए इसको आपको लिखित रूप से इसको लिख करके आपको नोट्स बना करके अपनी विचारों को रखना चाहिए, ताकि आप उसको मूल्यांकन कर सकें। नेक्स्ट है अगला खंड में कुछ और व्याख्याएं दी गई हैं। व्याख्या खंड में आपको जैनेंद्र, जो मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं जैनेंद्र, इनको आपको इनकी जो एक कहानी है उसको पढ़ना है। ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी रचना को पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक या कवि को भी आप समझिए कि पूरी तरीके से पढ़ना है। ये नहीं है कि केवल रचना ही पढ़नी है, उसके लेखक, उसके कवि, उसके रचयिता, रचनाकार को भी विस्तार से पढ़ना और समझना है। तो जैनेंद्र को भी पूरी तरीके से आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इनकी रचना पत्नी, इसको पढ़ना है।
इनकी कहानी को। इसके अलावा शरणदाता अज्ञेय का लिखा हुआ है। इसके बाद परिश्वरनाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया, इसको पढ़ना है। तो ये कहानियाँ छोटी छोटी कहानी होती है, जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, पीडीएफ के रूप में आसानी से मिल जाती हैं। आप गूगल से डाउनलोड करके उसको पढ़िए। उस कहानी को पढ़ने के बाद इसकी जो जो इसमें दिया गया है, जैसे केंद्रीय संवेदना, आप गूगल पे सर्च करके लिख लीजिए या फिर आप अपने से भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं इसको यूट्यूब के माध्यम से भी या वीडियो के माध्यम से इसकी केंद्रीय संवेदना को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कथ्य और शिल्प, इसको आपको लिखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। तो एक एक कहानी को आपको पहले तो 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपके शब्दों का भंडार आपके दिमाग में बढ़े, मस्तिष्क में आप शब्द ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। लिखने में आपको शब्द संपदा आपकी बढ़े, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। व्याख्या करने में शब्द जितने ज़्यादा आपके मन में होंगे उतने ज़्यादा अच्छी व्याख्या आप करेंगे। वो पढ़ने से ही आता है। तो जितना ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे उतने ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे, उतने ही ज़्यादा आप लिखने में एक्सपर्ट बनेंगे। जल्दी से जल्दी आप अपनी व्याख्या को अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि व्याख्या क्या है, शब्दों का ही खेल है। शब्द जितने ज़्यादा हैं आपके पास उतनी ही अच्छी व्याख्या आप कर पाएंगे। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहानी और किताबों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कुछ कहानियाँ हैं, जैसे मलबे का मालिक। ये मोहन राकेश का लिखा हुआ कहानी है। इसकी व्याख्या आपको पढ़ना है। ये भारत विभाजन पे लिखा हुआ कहानी है। मलबे का मालिक, मोहन राकेश इसके लेखक हैं। इनको भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा कि मोहन राकेश की कहानियों की विशेषताएं क्या क्या हैं। यानी इस लेखक को भी पढ़ना है और इसकी कहानी को भी पढ़ना है, इनकी कहानी को भी पढ़ना है। इसके अलावा परिंदे निर्मल वर्मा का है। तो देखिए, कहानी जब से शुरू होती है, उसका मध्य, उसका आगे का पार्ट, यानी एक एक करके धीरे धीरे कहानियों के विकास को आगे ले जा करके आपको इसमें पूरी कहानी को समझाया जा रहा है कि कैसे कैसे कहानियाँ आगे किस टाइप की लिखी जाने लगी, किस तरह कहानियाँ आने वाले समय में आती गई धीरे धीरे। इसके अलावा इन कहानियों में क्या क्या चीज़ें हैं। केंद्रीय संवेदना, आलोचना का मतलब होता है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को पढ़ना। तो इन कहानियों की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को आपको समझना है और दोनों की व्याख्या अपने मन से करनी है, समझनी है। केंद्रीय संवेदना, कथ्य और शिल्प, कहानी कला के आधार पर मूल्यांकन, यानी कहानी कितनी ये सफल है, अच्छी है। अच्छी तो कहानियाँ होती हैं तभी सिलेबस में आती हैं। तो आपको इसको समझना है कि कैसे हम इस कहानियों को, इसकी व्याख्या कैसे हम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और कहानियाँ आपको इसमें दी जा रही हैं। इन कहानियों में देखिए, बादल के घेरे, कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है। इसके अलावा कोसी का घटवार, शेखर जोशी का लिखा हुआ है ये। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप इन कहानियों को 1 से 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 क्या, कम से कम 5 से 6 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इन कहानियों को पूरी तरीके से आत्मसात कर पाएंगे और इनकी व्याख्या कर पाएंगे, इन कवियों को समझ पाएंगे, लेखकों को समझ पाएंगे, इससे संबंधित बातों को समझ पाएंगे और आप मास्टर के रूप में तैयार हो पाएंगे। एमए आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मास्टर डिग्री के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ संदर्भ ग्रंथ इसमें दिए गए हैं। इन किताबों से आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से जल्दी से समझ पाएंगे। नोट्स अगर बनाना हो तो आप इन किताबों से ही नोट्स बना सकते हैं। नामवर सिंह का लिखा हुआ है कहानी, नई कहानी किताब। मार्कंडे की है कहानी की बात। इसके अलावा रामदरस मिश्र हिंदी कहानी की, ये सारी किताबें होती हैं जिससे आपको इन सब टॉपिकों को पढ़ना होता है। इन्हीं के आधार पे इसको आप संदर्भ ग्रंथ के अंतर्गत देख रहे हैं। ये किताबें आपको ये सारी किताबें आपको लाइब्रेरी में ही मिलेंगी, या फिर लाइब्रेरी अगर आपके पास नहीं है तो आप नागरिक प्रचारणी की जो संस्था होती है वहाँ मिलती है, और नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी।
ख़रीदना पॉसिबल नहीं है कि सारी किताब आप ख़रीद लें, कोई भी सब किताबों को ख़रीद नहीं सकता है। हाँ, ऑनलाइन आप इस टॉपिक को जैसे किसी कहानी की आपको संवेदना को पढ़ना है तो आप गूगल से निकाल के लिख सकते हैं, इसका मूल्यांकन आप गूगल से निकाल के लिख सकते हैं। एक दो टॉपिक को लिखिए, ज़्यादा प्रयास करिए कि इसके लेखिका और इस कहानी को 2 से 3 बार पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सी कहानी किसकी है और कब लिखी गई। यूजीसी नेट वाले ध्यान दें कि आपको ये डेट भी याद करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको याद करना है तो उसके लिए अलग से ऑब्जेक्टिव किताब आती है, वो हम बता देंगे। पहले आपको इसको एक बार विस्तार से पढ़ लेना है ताकि ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ते समय आपको दिक्कत ना हो। यूजीसी नेट वाले ध्यान दें, अगर आप नेट की तैयारी भी एक साथ कर रहे हैं तो आप इसमें जितनी कहानियाँ हैं इन सब कहानियों के पात्रों को भी आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि किस कहानी का पात्र कौन है। जैसे उसने कहा था कहानी में लहना सिंह और भी जो पात्र हैं उन सब के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में डायरेक्ट पूछता है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है कि यह पात्र किस कहानी का है। तो जो पढ़ेगा वही ये जान पाएगा, बिना कहानी पढ़े आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पात्र किस कहानी का है। तो इसलिए आपको हर कहानी को पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। हिंदी उपन्यास, जैसे हमने कहानी को समझाया है वैसे ही हिंदी उपन्यास को भी आपको पढ़ना है पूरा विस्तार से। यानी कि अब आप मास्टर डिग्री के लिए उपन्यास पढ़ रहे हैं तो अब आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जितना सिलेबस बताया गया है ये आपको एक विकास क्रम के रूप में दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपन्यास हैं जिनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप यूजीसी नेट के लिए जा पाएँ। तो पहले तो सिलेबस एमए का पूरा कवर करिए विस्तार से, थियरी के रूप में पढ़ना है आपको, व्याख्या के साथ पढ़ना है। उसके बाद जब आप नेट के लिए तैयारी करेंगे तो आप जब पूरा पढ़े रहेंगे एमए में तो आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने में दिक्कत नहीं होगी और आप जल्दी तैयारी कर लेंगे। डायरेक्ट यूजीसी नेट की तैयारी नहीं हो पाएगी, एक बार तो आपको इन सब कहानी उपन्यासों को पढ़ना ही पड़ेगा। एक क्या कम से कम 2 से 3 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा ताकि एमए में आपको दिक्कत ना हो आगे आपको व्याख्या करने में, चूँकि आप एमए कर रहे हैं मास्टर डिग्री। ध्यान रखिए इस बात को कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। तो 1 साल का पूरा टाइम है और 6 महीने आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा, तो आप पूरे 6 महीने आपको पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको एक उपन्यास पढ़ना है तो 1 हफ्ते में ही आपको उसको ख़त्म करना है, उसकी व्याख्याएं पढ़नी है। यदि आपको लगता है कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है तो आप दोबारा इस उपन्यास को पढ़िए, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए। हर उपन्यास में आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके जीवन से भी जुड़ी हुई हैं, तो आप उससे कुछ सीखेंगे। उपन्यास को आप विस्तार से पढ़िए। चलिए इससे देखते हैं उपन्यास में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो है उपन्यास स्वरूप एवं विशेषताएं। मध्यम वर्ग और उपन्यास, उपन्यास का उद्भव एवं विकास। तो ये उपन्यास के विकास की यात्रा जो है आपको हाई स्कूल इंटर की किताब से ही पढ़ाई जाती है। आप चाहे तो दोबारा उसको पढ़ सकते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी उपन्यास के बाद शुरुआती चीज़ों को दिया गया है। तो जो लोग तैयार करके बैठे हैं उनकी तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक उपन्यास के विकास को, वो दोबारा से ही एमए में आपको पढ़ना है ताकि आपसे अगर कुछ छूटा है तो आप इसमें इसको कवर कर लीजिए। तो जिसको हिंदी भाषा में आगे बढ़ना है, हिंदी का मास्टर बनना है, तो वो पूरा इसको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा 2 से 3 बार। ठीक। फिर अब उपन्यास के संदर्भ में जो प्रमुख उपन्यास आपको दिए गए एमए में पढ़ने के लिए, इसमें सबसे पहला है गोदान, मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद का यह सबसे प्रमुख उपन्यास है गोदान, जो किसान जीवन पर आधारित है। किसान जीवन भारतीय साहित्य का या भारत का किसान जीवन सबसे प्रमुख क्षेत्र है, तो ये उपन्यास सबसे प्रमुख है पूरे उपन्यास साहित्य में। प्रेमचंद के लगभग 18 उपन्यास हैं, तो सभी उपन्यास इम्पॉर्टेंट हैं। कोई ऐसा उपन्यास नहीं है जिसको आप गोदान से कम समझिए। लेकिन आपको एक पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन आपको
सारे उपन्यासों को कवर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी उपन्यास को छोड़ते हैं तो उससे भी उतने ही क्वेश्चन आएंगे जितने गोदान से आते हैं। तो आपको कम से कम 5 या 6 उपन्यास तो पढ़ने ही पड़ेंगे, जिसमें गोदान, गबन बीए में पढ़ाया जाता है इसके अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम। तो प्रेमचंद के जितने उपन्यास हैं सभी आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ने पड़ेंगे। अब आप उसको कैसे पढ़ेंगे? ऑनलाइन निकाल के पीडीएफ पढ़िए, चाहे उसके पात्रों को पढ़ लीजिए, या तो 2 ऑप्शन होता है ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर आपको तैयार करना है तो। लेकिन क्या है ना कि कुछ लाइनें पूछ देता है, जैसे गोदान की कहानी की जो लाइनें होती हैं, गोदान उपन्यास की जो कुछ लाइनें होती हैं, तो डायरेक्ट लाइन ही लिख के दे देता है कि किसका कथन है। सब कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, उसकी जो कुछ लाइनें होती हैं तो डायरेक्ट लाइन ही पूछ देता है कि किसका लिखा हुआ है, या किसका कथन है, या किस उपन्यास का पात्र, किस कहानी का या उपन्यास का, या किस विधा का है, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो आप जब तक पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे कि किस उपन्यास का है या किसका कथन है। तो बिना इसको पूरा पढ़े तो यूजीसी नेट या प्रोफेसर का सपना तो आप नहीं देख सकते। तो चलिए अभी एमए के स्तर पे देखते हैं इसको। एमए वाले स्टूडेंट इसको कोशिश करें कि एमए में ही पढ़ लें, ताकि बाद में आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। एमए 1 साल का 2 साल का कोर्स है, आप 2 साल का पूरा सफ़र, आपका जर्नी जो है वो 8 से 10 घंटे का होगा, तो ही आप इस क्षेत्र में जा पाएंगे। आपको कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा, एक बार में तो कुछ नहीं होगा। 400 से 500 पेज का ये उपन्यास होता है, 500 पन्ने पढ़ने हैं, हर लाइन पे ध्यान देना है। तो इतना आसान नहीं है कि एक बार पढ़े और सब याद हो गया। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तब जाके आपको इसके बातें समझ में आने लगेंगी। धीरे धीरे आप मध्यम वर्ग और किसान जीवन को समझने लगेंगे, प्रेमचंद के भाव को समझने लगेंगे, तब जाके आप गोदान को समझ पाएंगे। चलिए, इसको आप 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम। इसके बाद अगला आप उपन्यास देखिए, शेखर एक जीवनी। आगे का लिखा हुआ यह उपन्यास है, जीवनी कला के रूप में ये लिखा हुआ उपन्यास है, 2 पार्ट में है ये। इसको विस्तार से आपको फिर से इसको भी पढ़ना है। इसकी व्याख्याएं आएंगी एमए में, 2-4 बीच की पंक्तियां आती हैं जिसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना होता है। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं इसको अलग से वीडियो में बताएंगे, व्याख्या करने का संदर्भ कैसे लिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे यूपीएच और राजेंद्रा पढ़ते हैं। यूपीएच और राजेंद्रा में न तो कोई संदर्भ दिया जाता है अच्छा, न प्रसंग दिया जाता है, न व्याख्या। इसके बाद व्याख्या के बाद भाषिक सौंदर्य एक पॉइंट होता है जो कोई लिखता नहीं है, ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। जबकि नंबर पाने का मेन सबसे प्रमुख भाषिक सौंदर्य ही होता है। जो भाषिक सौंदर्य नहीं लिखेगा, यानी उसकी भाषा कैसी है, उसके शब्द कैसे नहीं समझाएगा, उसकी व्याख्या के नंबर वैसे ही कट जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप भाषिक सौंदर्य भी लिखें। संदर्भ कैसे लिखते हैं यह भी आपको समझना होगा। संदर्भ में ज़्यादातर लोग केवल कहानी या उपन्यास का नाम देते हैं और लेखक का नाम बता देते हैं कि फला ने लिखा है। जैसे आप गोदान प्रेमचंद्र का संदर्भ लिख रहे हैं तो संदर्भ में आप लिख देते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गोदान से ली गई हैं और उसके लेखक प्रेमचंद हैं। तो ये कोई संदर्भ नहीं है। आपको संदर्भ एमए में लिखना है तो विस्तार से लिखना होगा, जैसे कि यह किस विधा की रचना है यह भी बताना होगा। प्रस्तुत उपन्यास, केवल आप पंक्तियाँ नहीं लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई, किस विधा से ली गई, ये आपको ध्यान रखना है। उपन्यास है, कहानी है, यह विधा आपको बताना है। कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। इसके बाद आपको जो भी रचनाकार है वह किस युग का है या किस काल का है या किस धारा का है। जैसे प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं, कबीर ज्ञान मार्गी हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के हैं। तो संदर्भ लिखते समय यह ध्यान देना होता है कि वह किस धारा से जुड़ा हुआ है, किस काल का है, आधुनिक काल का है, मध्यकाल का है या आदिकाल का है। तो ये सारी चीज़ें संदर्भ में देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी पुस्तक है वह प्रकाशित होती है तो किसी पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, तो उस पब्लिकेशन के नाम भी संदर्भ में देने पड़ते हैं, यह ध्यान रखिए।
संदर्भ कैसे लिखते हैं ये आपको मैं लिख के अलग से दिखा दूंगा या बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। गोदान का संदर्भ यूपीएच या राजेंद्रा से अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर पहले ही देखते ही जान जाता है कि आपने यूपीएच पढ़ा है यानी कुछ नहीं पढ़ा है। चलिए, तो आप ध्यान रखिए कि संदर्भ लिखना आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से विस्तार से। यूपीएच और राजेंद्रा कोई किताब नहीं होती, कोई वो गाइड होती है जिसका कोई मतलब नहीं, आधा से ज़्यादा उसमें गलत होता है। तो आप किताब पढ़िए, किताब के आधार पे लिखिए, भले ही कम लिखिए लेकिन किताब के आधार पे लिखिए, आपको नंबर अच्छा मिलेगा और आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी। यूपीएच और राजेंद्रा केवल पास होने के लिए होता है ताकि आपको डिग्री मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गोदान शेखर एक जीवनी के बाद अगला उपन्यास है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ उपन्यास मैला आंचल। इसको आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। एक नई शैली है, लिखने का एक नया तरीका होता है आंचलिक। तो आंचलिकता क्या है इसको आपको समझना है। आंचलिक उपन्यास क्या है? आंचलिक इसकी संवेदना, इस उपन्यास की संवेदना और शिल्प यानी तरीका, कैसे आंचलिक उपन्यास लिखा जाता है या कैसे रेणु ने कैसे इसको लिखा है, ये आपको पूरी व्याख्या के साथ पढ़नी है। इसकी एक एक लाइनों की व्याख्या भी आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा कब से शुरू हुई और रेणु को आपको पढ़ना है विस्तार से। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के विशेषज्ञ हैं, सबसे विशेष रचनाकार हैं, तो इनको आपको विस्तार से पढ़ना है इसमें। इसके बाद एक और उपन्यास आपको दिया जा रहा है आधा गांव। राही मासूम रजा इसके लेखक हैं। इस उपन्यास की भी सभी व्याख्याएं, जो प्रमुख पंक्तियां होती हैं उनकी व्याख्याएं आती हैं एमए में। और इसके अलावा इस पे क्या क्या पढ़ना है, यह भी एक आंचलिक उपन्यास है, आंचलिकता है इसमें। इसके अलावा इसकी संस्कृति, गंगा यमुना की संस्कृति इसमें दिखाई गई है, तो उस उपन्यास में किस प्रकार दिखाई गई है वो आपको पढ़ना है इस उपन्यास को, तो आपको समझ में आएगा। भारत विभाजन की त्रासदी, यानी कि ये भारत विभाजन पे लिखा गया है। भारत का विभाजन और भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था, भारत आज़ाद हुआ। तो उसके पहले जो दंगे फसाद हुए थे, बहुत सारे लोगों के कत्लेआम हुए थे भारत में भी और पाकिस्तान में भी, उस सब की त्रासदी इसमें दिखाई गई है। उसको भी आपको समझना है कि क्या क्या कंडीशन हुई, किस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों में अंग्रेज़ों ने फूट डाला और भारत में दंगे फसाद हुए। वो सारी चीज़ें आपको इसमें इस उपन्यास में मिलेंगी, आपको उसको पढ़ना समझना है। राही मासूम रजा का आधा गाँव। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदर्भ ग्रंथ के रूप में आप देख रहे हैं किन किन किताबों से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये किताबों के नाम हैं, इन किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है। अब किस किताब में क्या लिखा हुआ है, ये लाइब्रेरी से किताबें मिलती हैं। लाइब्रेरी तो ज़्यादातर बच्चों को मिलता नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो उनको मिल जाएंगी, किसी बड़े कॉलेज में हैं तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप पीडीएफ के थ्रू ही आप पढ़ना पड़ेगा। आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सारा नहीं पढ़ना है, एक दो किताब से ही आपका काम चल जाएगा। एक से दो किताब ही अगर आप ले लेते हैं इसमें से पीडीएफ, उससे आप पढ़ के अपना काम चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पेपर है एमए सेकेंड सेमेस्टर का HND 512, HND 512 हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। यह पेपर बीए में भी है, बीए छठवां सेमेस्टर में है शायद। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य यानी कि हिंदी का जो साहित्य परंपरा, हिंदी राष्ट्रीय साहित्य की जो परंपरा है, उसमें आपको राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित जो काव्य हैं उनको समझना है। इसमें राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य में जिन लोगों ने अपने देश से संबंधित, देश के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो कविताएं लिखी हैं, जैसे आप जानते हैं आधुनिक काल में दिनकर का नाम आता है, मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है, जिन्होंने भारत भारती नाम से कविता, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे देशभक्ति से संबंधित काव्य लिखे हैं, कबीर दास ने भी लिखे हैं बहुत सारे,
तो कहने का मतलब जिन कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित कविताएं लिखी हैं उन सब को इस पेपर में कवर करना है। ये नया पेपर बनाया गया है राष्ट्रीय काव्य। तो राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है वो इसमें आप देख सकते हैं एक एक करके। सबसे पहले हिंदी का राष्ट्रीय काव्य आदिकालीन, यानी आदिकालीन काव्य में हिंदी की राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम एवं राजभक्ति कैसे थी। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को जब तक आप नहीं जानेंगे आप इसको नहीं समझेंगे कि आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है, आधुनिक काल का। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अलग से 10 वीडियो बनाएंगे जिसमें हिंदी बेसिक नॉलेज की 10 वीडियो रहेंगे। एक एक वीडियो में हम उसको काल विभाजन, नामकरण को समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले चाहिए कि आप एमए के पेपर को पढ़ सके, समझ सकें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको जाने बिना आप आगे नहीं पढ़ सकते। जैसे गुणा भाग अगर आपको करना है तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, बिना पहाड़ा याद किए आप गुणा भाग नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आपको हिंदी के राष्ट्रीय काव्य को समझना है तो आपको आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये जो काल विभाजन है, नामकरण है, इसको आपको याद करके समझ लेना है, याद कर लेना है बाय डेट के साथ आपको पूरा याद करना पड़ेगा, तभी आप एक एक काल खंड को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आप पहले उन 10 वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। खैर, आदिकाल में देखेंगे, फिर रीतिकाल आपके आता है, इसके बीच भक्ति काल, आदिकाल, फिर भक्ति काल आता है, रीतिकाल और आधुनिक काल। आप देखिए एक एक करके क्रम से ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे काल विभाजन है हिंदी साहित्य का वैसे ही इसमें दिया भी है। आदिकाल में देखेंगे राष्ट्रीय चेतना, फिर भक्ति काल में देखेंगे, फिर रीति काल में, फिर आधुनिक काल में। एक एक करके हर युग में आपको काल में और युग में देखना है। इसमें देखिए आदिकाल में गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है, मध्यकाल में, भक्ति काल में, सब जितने आपके काल में जो जो लोग आते हैं उन सब में से छांट करके कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको पढ़ना है, इनकी कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, इन चीज़ों को पढ़ना है। राष्ट्रीय चेतना इनके दृष्टिकोण और मूल्यांकन को आपको पढ़ना है, यानी गुरु गोविंद सिंह को आपको पढ़ना है। ये नया सिलेबस है, बनाया गया है तो इसमें गुरु गोविंद सिंह को रखा गया है। पुराने सिलेबस में यानी हम लोग के समय में ये सब बहुत कम मात्रा में थे, अब इसको बढ़ाया गया है एक नया पेपर बना करके। चलिए, इसके बाद रीतिकालीन कवि हैं महाकवि भूषण, इनकी भी राष्ट्रीय चेतना को इसमें दिया गया है। इनकी जो चीज़ें पढ़नी है उसमें राष्ट्रीय चेतना, भूषण का काव्य, राज प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये सारा, यानी महाकवि भूषण को इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रीय काव्य में। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य में आपको जो दिए गए हैं कवि, उसमें गुरु गोविंद सिंह, महाकवि भूषण, इनकी कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो भी इसमें दिया गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा विस्तार से, स्क्रीनशॉट लेकर के अलग अलग पेपर का वो ग्रुप में भी दिया जाएगा आपको। और भी किसी को चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर से वो ले सकता है हमसे। इसके बाद आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना को देखना है। आधुनिक काल में देखिए नव जागरण कालीन काव्य, मैथिली शरण गुप्त, अभी मैं नाम लिया, देखिए इसमें दिया है मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना आपको पूरा पढ़ना है। भाव पक्ष, कला पक्ष, महत्व। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी को पढ़ना है, इनकी कुछ कविताएं हैं इसमें दी गई हैं, उन सबको पढ़ना है। राष्ट्रीय चेतना, काव्य सौंदर्य, ये आपको राम नरेश त्रिपाठी को पढ़ना है। देशभक्ति काव्य के अंतर्गत इनको, राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत इन कवियों को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग में राष्ट्रीय चेतना, तो छायावाद काव्य के संदर्भ में एक अलग वाद है। जब छायावाद चल रहा था उसी समय कुछ कवि राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविताएं भी लिख रहे थे।
ये छायावादी कवि नहीं है, बल्कि छायावादी समय में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविताएं लिख रहे थे। इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं और उसके लेखक कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नाम से एक कविता लिखी है जो बहुत प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित है। इसके अलावा जवानी, घर मेरा है, ये जो आपके कविताएं हैं इनकी व्याख्या आपको पढ़नी है। एमए में आपको विस्तार से इसको सबको पढ़ना है। यूजीसी नेट में जब जाएंगे तो उसमें आपसे केवल इसकी कुछ लाइनें पूछ देती हैं कि ये जो लाइन है वो किस कविता की है या इसके लेखक कौन है। जैसे पुष्प की अभिलाषा की कुछ लाइनें होती हैं, कविता के बीच की लाइन होती है, वो पूछ देता है। तो बिना कविता को पढ़े आप उसको नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस कविता की लाइन है, जवानी है चाहे घर मेरा है। तो आपको इसको पूरा कविता को 1 से 2 बार पढ़ना होगा। आधे पन्ने की कविताएं होती हैं, 1 से 2 बार पढ़िए और उसको याद कर लीजिए कि किसकी रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई बहुत ही प्रमुख रचनाकार हैं। वीरों का कैसा हो बसंत इनकी कविता है, वीरों का कैसा हो बसंत। उसके बाद झांसी की रानी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, क्लास 1-2 से ही शुरू हो जाती है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। राजी की राज एक और कविता है इनकी, राजा की चुनौती है शायद, इसमें जो भी है एक कविता ये भी है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आलोचना, इसमें आलोचना का मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सुभद्रा कुमारी की चौहान का काव्य एवं राष्ट्रीय चेतना, इसका मूल्यांकन आपको करना है। आलोचना का मतलब है उसको समझना पूरा, उसकी अच्छाई उसकी कमियां उसको समझना। काव्य सौंदर्य, कला, भाव पक्ष एवं कला पक्ष, यानी कि पूरे उसका मूल्यांकन आपको कर लेना है, तैयार करना है। इसके बाद छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य, यानी छायावाद के बाद की जो कविताएं हैं उसमें कौन कौन से राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका नाम आता है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इनकी कुछ कविताएं हैं, प्राप्य, कोटि कोटि कंठों से, आप देख सकते हैं। कुछ और भी रचनाएं हैं, निकली आज, यही स्वर धारा है, यही स्वर धारा है। इन कविताओं को आपको गूगल से सर्च करके पढ़ लेना है। इनकी व्याख्याएं आप चाहे तो संदर्भ प्रसंग के साथ लिख सकते हैं। अपने लिए एक एक व्याख्या लिख लीजिए, आप तो पढ़ लीजिए। अगर एक बार आप व्याख्या करना समझ लिए हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप कहानी, उपन्यास जो भी है, कविता है, उसको आपको केवल पढ़ लेना है और व्याख्या अपने मन से भी आप बना के अपने मन में भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता है कवि। अगला राष्ट्रीय चेतना, काव्य सौंदर्य, भाव एवं कला पक्ष। तो 3 चीज़ें इसमें आ रही हैं हर कविता पे, कि राष्ट्रीय चेतना यानी कि किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना इसमें व्यक्त की गई है, किस काव्य सौंदर्य यानी कि उसके सौंदर्य क्या है, उसमें किस स्तर के भाव प्रकट किए गए हैं, इसको आपको समझना है। किस स्तर का भाव उसमें व्यक्त किया गया है, शब्दों के द्वारा ही आप उसको व्याख्या कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा किताबें और कविताएं पढ़ेंगे उतने ज़्यादा शब्दों के द्वारा आप उसको समझा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव पक्ष एवं कला पक्ष, इसमें भाव कैसे हैं और इसके लिखने का तरीका कैसा है, ये पूरा आपको इसमें समझना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए जो कवि हैं उन पे आपको विस्तार से पढ़ना है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है, इसमें भी इनकी भी कुछ कविताएं हैं, इनको आपको पढ़ना है। श्याम नारायण पांडे को आपको पढ़ना है, हल्दी घाटी, इनका भी राष्ट्रीय चेतना, काव्य सौंदर्य, ये जो जितने भी कविताएं दी गई हैं राष्ट्रीय चेतना से संबंधित, उन सभी कविताओं को आप 1 से 2 दिन में पढ़ सकते हैं। आप ये मत समझिए बहुत ज़्यादा है, एक एक पन्ने की कविताएं हैं, एक दिन में आप 10 बार एक कविता को पढ़ सकते हैं
कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए। एक कविता को एक दिन में पढ़ेंगे, 5 से 6 हैं, 5 से 6 दिन में आप 10 दिन में पूरे इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। अगर एक बार आप पढ़ना सीख लिए, हिंदी कला सीख लिए, तो समझिए कि आपके लिए हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन शुरू में आपको मेहनत करना पड़ेगा। 1 से 2 महीने लगातार आपको एक एक पेपर पे 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि हाँ, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कला सीखना पड़ेगा। आप जानते ही हैं, हिंदी भाषा साहित्य कला के अंतर्गत ही आता है। चलिए, इस संदर्भ ग्रंथ में क्या क्या है, ये किताबों के नाम हैं, इनके आधार पे आप इसको पढ़ेंगे। अभी बता चुके हैं कि किताबें क्या क्या हैं, कहाँ से प्रकाशित होती हैं, ये सब। ये सारी किताबें जो हैं मोटी मोटी किताबें होती हैं, बहुत महंगी आती हैं। आप इसको ख़रीद नहीं सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। आया तो एक दो किताब अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, सारा नहीं खरीद पाएंगे। ऑनलाइन ही आपको इसको सबको निकाल निकाल के नोट्स बना के पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका एमए सेकेंड सेमेस्टर का 5 पेपर कवर हो गया है। 5 पेपर इसमें हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट में भी 5 पेपर थे। इस पूरे वीडियो में हमने दोनों ही सेमेस्टर को कवर कर दिया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर अपना देख लें, जो सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं वो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देख लें। फिर से एक बार पेपर का नाम बता दे रहे हैं। पहला पेपर है सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी भाषा एवं प्रयोजनमूलक हिंदी, इसको पढ़ना है आपको फर्स्ट पेपर में। इसके बाद दूसरा जो आपका पेपर है यानी सेकेंड पेपर है एमए सेकेंड सेमेस्टर में, वो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। जो आपका दूसरा पेपर है एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, जो भारतीय काव्य शास्त्र आप पढ़े थे उसी के विपरीत आपको सेकेंड सेमेस्टर में पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में भारतीय काव्य शास्त्र को समझना था और सेकेंड सेमेस्टर में पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ना है। ये एमए, ये बीए छठवां सेमेस्टर में भी है, पाँचवां सेमेस्टर में भी है। पाँचवां सेमेस्टर की किताब से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, दूसरा पेपर हो गया। तीसरा पेपर देखते हैं। तीसरा पेपर है हिंदी कहानी। तीसरा पेपर एमए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी कहानी। इसके बाद चौथा पेपर देखते हैं। फोर्थ पेपर आपका है हिंदी उपन्यास। चौथा पेपर हिंदी उपन्यास। उसके बाद पांचवा पेपर है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो ये एमए सेकेंड सेमेस्टर के 5 पेपर हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का सिलेबस इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। धीरे धीरे ही समझ में आएगा, एक एक करके आपको अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है। बहुत जल्दबाजी ना करें, आराम से पढ़ें। धीरे धीरे एक एक करके 6 महीने का सिलेबस है, 5 से 6 घंटे पढ़ें। उपन्यास और कहानियों को पहले पढ़ लें, उसके बाद उनकी व्याख्या वगैरह करें। यदि कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, लिंक चाहिए उसका, किसी भी कविता की व्याख्या, उसका मूल्यांकन, भाषिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी समझना हो, किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता हो तो तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। संदर्भ कैसे लिखें, प्रसंग कैसे बनाएं, भाषिक सौंदर्य कैसे लिखें, व्याख्या कैसे करें, आप इस पे जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा आपको वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हिंदी भाषा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो हमारे द्वारा दूर कर दी जाएंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एमए गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने महाविद्यालय हैं, सभी महाविद्यालयों के बच्चों के लिए वीडियो
उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। बीए के बच्चे भी चाहें तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि एमए में, बीए, एमए सभी सिलेबस को मिला करके पढ़ाया जाता है। कोई भी इसमें चीज़ छूटती नहीं है एमए में, तो हर वीडियो आपके काम का है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।